वैसे तो उन्होंने बहुत उदारता से कहा है कि मैं जितना चाहूँ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि 1 घंटे से ज़्यादा समय ना लूँ। गुरु जी अगर अनुमति दें आपका शर्म शुरू होता है सब, अब पूरे जिंदगी भर बोलते रहे। बहुत बहुत आभार नराकाश विक्रम 2 को, दिल्ली की, और उसके सभी इतनी ज़बरदस्त टीम को जिसके कारण हम सभी आज यहाँ उपस्थित हैं। आभार कि आपने मुझे इस योग्य समझा यहाँ बुलाने के लिए। और तो अपना आभार प्रदर्शन मैं इस तरह से भी करूँगा कि 10 मिनट से ज़्यादा समय ना लूँ आपका। कुबुद जी का आदेश मिल चुका है मुझे कि 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। मित्रों, भी बैठकर मैं एक कोशिश कर रहा था एक अनुमान लगाने का। कुबुद जी से भी मैंने पूछा, कठिन है थोड़ा किसी के लिए भी, लेकिन आप लोगों के पास ये संख्या अभी नहीं, बाद में होनी चाहिए कि अनुमान ये है कि देश में कितने राजभाषा से जुड़े कितने लोग हैं, कितने भारतीय राजभाषा के काम से जुड़े हैं। मेरा ख्याल है 25 से 1000 तो होंगे। क्यों शुभ जी? हाँ सर, कोई आप में से कोई एक अनुमान दे सकता है? 25,000 ठीक लग रहा है आपको? ठीक है, ज्यादा 50 लाख से भी ज्यादा है, लाख से भी ज्यादा, 50 से भी ज्यादा, लाख से भी ज्यादा, ओ 1 लाख से ज्यादा। उससे भी ज्यादा। अच्छा, संभव है क्योंकि मैं देख ही रहा था कि केंद्रीय मंत्रालय के 58 मंत्रालय हैं, 93 विभाग हैं, निगम कितने हैं अभी हम जानते नहीं, 100 से ज्यादा ही होंगे। 258 PSU है सर लगभग, है 258 PSU है लगभग जी। और फिर उत्तर भारत की राज्य सरकारें, उनको जोड़ ले, उनके विभाग, उनके कार्यालय, उनके मंत्रालय, तो मुझे लग रहा है कि संख्या कुल मिला के 2 लाख तो कम से कम हो जाएगी, नहीं? पूर्ण जी थोड़ा जी, बहुत सारी, तो 2-2.5 लाख तो केवल सीधे सीधे राजभाषा से जुड़े। किसमें? मैं उसमें अलग से आऊँ। अच्छा, वो भी है जी जी। तो 2.5 लाख मान लेते हैं कि अपने को भी कोई जनगणना तो करनी नहीं है, लेकिन ये होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम सबके पास ये संख्या होनी चाहिए कि हिंदी से सीधे जुड़े देश में कितने लोग हैं जिनकी आजीविका हिंदी के कारण है। इसमें सभी हिंदी शिक्षक होंगे और उनकी संख्या का भी अंदाज लगाना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो भी कम से कम 5 से 10 लाख होगी, अधिक भी हो सकती है, नहीं? तो एक मोटा मोटा अगर मैं अंदाज लगाऊं, जैसे 15 लाख शिक्षक हैं देश में उच्च शिक्षा में, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा को जोड़ लेंगे तो कुल मिला के कम से कम 50 लाख की संख्या तो शिक्षकों की हो जाएगी देश में, सब सारे शिक्षकों को मिला लें। उसमें हिंदी का प्रतिशत निकालना तो कठिन होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 5-10% तो होगा, क्योंकि हिंदी में आमतौर पर ज़्यादा शिक्षक होते हैं उत्तर भारत में, हिंदी प्रदेशों में। तो एक मोटी मोटी संख्या का थोड़ा अंदाज हमको लग रहा है कि ये फलक कितना बड़ा हो सकता है। यानी एक कम से कम 20 से 25 लाख लोगों की शायद में बात अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, जो सीधे जिनका जीवन और जीविका दोनों हिंदी से जुड़े हों। मैं नहीं समझता कि किसी भी दूसरी भाषा के लोगों को इतना बड़ा सहारा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग किसी भी एक भाषा से लगभग स्थायी रूप से जुड़े हुए हैं। अस्थायी तो बात छोड़ देते हैं। ये सौभाग्य और ये संख्या किसी और भाषा के पास नहीं है। और ऐसा कब से चल रहा है? 75 वर्ष तो इसको हो गए।
75 से तो थोड़ा कम हुए हैं, राजभाषा नियम अधिनियम वगैरह ये सब बाद में शुरू हुआ होगा, 50 से मान लें। तो इतनी बड़ी संख्या इतने वर्षों से लगातार केवल हिंदी का काम कर रही है, हिंदी पढ़ा रही है, और इसमें फिर हिंदी के लेखक, उनको जोड़ देंगे तो और पता नहीं कितनी संख्या होगी। हमारे पास कुछ बड़े लेखक भी यहाँ पर हैं, लेकिन उसके बावजूद हिंदी कहाँ है हमारे राष्ट्रीय जीवन में, उसके बारे में मुझे कोई बहुत टिप्पणी करने की आपको जरूरत नहीं है। आप लोग सब जानते हैं कि हम सब हिंदी वाले कहाँ खड़े हैं और हिंदी कहाँ खड़ी है। जिस भाषा के पास इतनी बड़ी सेना हो, हम सब उसके सैनिक हैं, उसको तो विजय के और शक्ति के प्रभाव के शिखर पर होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि शिखर पर कौन है और कैसे है। कैसे है थोड़ा कम जानते होंगे, लेकिन कौन है हम जानते हैं। राज किसका है? राजभाषा होने के बावजूद क्या हिंदी राज कर रही है? और इससे आप लोग तो सीधे ही बिल्कुल जुड़े, हम सब जुड़े, हम में से कोई इससे अलग नहीं हो सकता। राजभाषा एक नाम थोड़ा इसका अजीब पड़ गया, उसके कारण कई बार भ्रम भी होता है, और जो अहिंदी भाषी हैं उन लोगों को थोड़ी तकलीफ भी इस बात से होती है कि राजभाषा है हिंदी, तो मोल अपने अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेशों में कम से कम 20 राजभाषाएं तो और भी हैं, और भी ज़्यादा हैं भारत में। प्रांतीय राजभाषाओं को भी मिला लें तो केंद्रीय संघ की राजभाषा, राज्यों की राजभाषाएं, क्योंकि एक राज्य में कई राजभाषाएं होती हैं, हम जानते हैं, हिंदी, उर्दू, फिर उसके बाद हमारी प्रांतीय भाषाएं, अंग्रेजी भी कई जगह राजभाषा है, तृतीय। तो इतनी राजभाषाओं के होते हुए भी असली राज अगर केवल अंग्रेजी का ही अभी चल रहा है, और ईमानदारी की बात यह है कि मैं अगर अपने अनुभव से, इतने वर्षों के अनुभव से और चिंतन से, निरीक्षण से कहूँ, तो असली राज जिसको कहते हैं, राज की शक्ति, राज्य की शक्ति, उसकी सतह को खरोचने से ज्यादा अभी हिंदी की उपस्थिति नहीं बदली। मैं नहीं जानता कि हम इस विषय पर हम लोग एकांत में कितना गंभीर चिंतन करते हैं, चिंतित इससे होते हैं या नहीं। राजभाषाओं की तकलीफों से भी थोड़ा मैं परिचित हूँ, उनके अनुभवों से भी परिचित हूँ, उनको अपने कार्यालयों में, अपने अधिकारियों के साथ, अपने राजभाषा से इतर काम करने वाले सहयोगियों के बीच में रहकर उनका अनुभव किस तरह का आमतौर पर होता है, इसका थोड़ा मुझे अनुमान है, बावजूद इसके कि मैं उसमें रहा नहीं हूँ। राजभाषा अधिकारी की स्थिति बहुत सुखद नहीं होती, अपवादों को छोड़कर। तो इस पर मैं समझता हूँ कि इतने बड़े जब आयोजन आज यहाँ हो रहा है, और एक मंथन, ये 2 दिन का मंथन है, कल एक निकल गया है, मैं नहीं जानता उसमें क्या हुआ, लेकिन इस मंथन से अगर कुछ सूत्र निकले कि इतनी बड़ी संख्या, इतना बड़ा सहारा, राजकीय सहारा, समाज का भी सहारा एक स्थिति तक तो है ही, उसके बावजूद हिंदी और हमारी राजभाषा सचमुच राज करने की स्थिति में 70-72 साल में भी नहीं आ पाई है, तो क्यों? और उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि अब जिस भविष्य की ओर भारत आगे बढ़ रहा है, हमारे बच्चे, हमारे और आपके बच्चे, और हमारे आपके बच्चों के बच्चे, यानी आज से अगर क्या हम अपनी आज से तीसरी पीढ़ी के बारे में सोच सकते हैं, उस समय का जो भारत होगा, उस भारत में, उस भारत के शासन में, उस भारत के समाज में, उस भारत के नागरिकों के जीवन में हिंदी और हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का भविष्य क्या होगा, उनकी स्थिति क्या होगी, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न हमारे सामने है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो अभी केवल अपने लक्ष्यों और किस विभाग ने, किस मंत्रालय ने कितना लक्ष्य अपना प्राप्त किया, उस पर तो चिंतन आपने किया ही होगा,
उस पर पदक भी मिलते हैं, पुरस्कार भी मिलते हैं। मैं उनमें नहीं जाऊंगा, वो कितने प्रासंगिक रह गए हैं, उनसे कितना सचमुच हिंदी को और राजभाषा को लाभ होता है या अब तक हुआ है, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। वो कोई बहुत सार्थक चर्चा नहीं है। लेकिन चूंकि हम सब लोग हिंदी के ऋणी हैं, दो तरह से ऋणी हैं, हम में से अधिकांश की वो प्रथम भाषा या मातृभाषा है, और दूसरे इस नाते ही एक माँ का ऋण होता है, मातृ ऋण है उसका हमारे ऊपर, और दूसरा हमारी आजीविका है, इसलिए वो ऋण भी है। इन दो ऋणों के संदर्भ में अगर हम अपनी निजी और सामूहिक जिम्मेदारी और अपनी भूमिका का आकलन करें तो मैं समझता हूँ कि हम सब अलग अलग नतीजों पर पहुँचेंगे, लेकिन जो होगा कुल मिलाकर अपनी समग्रता में उसका अनुमान आप सबको होगा, वो साझा होगा। हम सब अपने अपने कर्तव्य पालन में काफ़ी पिछड़े हुए, और न भी हो, हम में से कुछ लोग निस्संदेह राजभाषा के प्रति बहुत सचमुच समर्पित हैं, बहुत गंभीरता से काम करते हैं, बहुत भावना से काम करते हैं। राजभाषा और हिंदी के लिए बिल्कुल वो उनकी जान है, वो उसमें रचना भी करते हैं, वो उसमें काम भी करते हैं, वो प्रेरित भी करते हैं लोगों को। ऐसे भी मित्र हैं हमारे राजभाषा, मुझे गर्व है कि ऐसे लोग हैं। लेकिन अपनी समग्रता में हिंदी के सारे शिक्षक, लेखक, पत्रकार, मीडिया, राजभाषा अधिकारी मिलकर जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम सबको अब सोचना पड़ेगा कि आज से 1 या 2 पीढ़ी बाद फिर हमारी हिंदी कहाँ होगी, चाहे हमारे विद्यालयों में, हमारे समाज में, हमारे विभागों में और बाकी जगहों पर। ये बड़ा प्रश्न हम सबके सामने है, और हम सबको योजनाएं, रणनीतियां ऐसी बनानी होगी और अपने निजी व्यवहार को, अपने सामूहिक व्यवहार को ऐसे बनाना होगा। अगर हम हिंदी के प्रति गंभीर हैं तो केवल नौकरी है, वेतन पाने का जरिया है तो फिर कोई कहने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं मानता हूं कि हम सब गंभीर हैं, तो हम क्या करें? अब हमें क्या करने की जरूरत है अगले 5, 10, 15, 20 साल कि अगले 200 साल तक हमारी हिंदी एक सशक्त भाषा के रूप में, एक लोक भाषा के रूप में, एक विचार भाषा के रूप में, एक शिक्षा भाषा के रूप में और एक राजभाषा के रूप में न केवल जीवित रहे बल्कि जीवंत रहे, बढ़ती रहे। ये चुनौती हम सबके सामने है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और अंतिम अनुरोध यही कि हम एक बार फिर अपनी निजी और अपनी सामूहिक भूमिका को इस कसौटी पर कस कर देखें और फिर अपने आगे का व्यवहार निश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।